नमस्कार, वेलकम टू ज़ी अफेयर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि भाई जापान ने अभी अनाउंस किया है कि भाई $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो आने वाले 5 सालों में इंडिया में। दोस्तों, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है फ्यूमियो किशिदा जो अभी 2021 में नए बने थे, वो अब भारत दौरे पर आए हुए हैं 2 दिन की 19 मार्च और 20 मार्च की यात्रा पर। और ये 2018 के बाद कि मतलब जो इंडिया और जापान के बीच में बायलैटरल जो द्विपक्षीय वार्ता जो होती है वो अब हो रही है। बीच में कोरोना के कारण रोक दी गई थी, इसलिए अब ये 14वीं वार्ता है जो इंडिया और जापान समिट हो रहा है और 2018 के बाद अभी हो रहा है। दोस्तों, भारत और जापान के रिश्ते को एक चीज़ अभी 70 साल भी हो चुके हैं, क्योंकि 28 अप्रैल 1952 में बायलैटरल मतलब एक तरीके से डिप्लोमेटिकली रिश्ते निभाने चालू किए थे वहाँ से। और अब लगभग 70 साल हो चुके हैं और अभी ये 19 मार्च को एनुअल समिट के लिए यहाँ पर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नए इलेक्ट हुए हैं फ्यूमियो किशिदा। पहले थे शिंजो आबे आए थे लास्ट टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 2018 में जापान के टोक्यो में गए थे। उससे पहले भाई जो फ्यूमियो किशिदा है वो कई बार इंडिया में आए हुए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मतलब जापान के सबसे बड़े नेता के रूप में अभी आए हैं। ठीक है, पहले पहले कभी भी नहीं आए थे ऐसे। और यहीं आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई 1952 में इंडिया और जापान के जो रिलेशंस हैं वो टाई अप हुए थे और उसके बाद 2002 में पार्टनरशिप, 2006 से 2014 और 2022 और अब 2022 में 70वीं एनिवर्सरीज मनाई जा रही है। दोस्तों, कि ये इंडिया और जापान के रिलेशन इतने मतलब एक तरीके से आपको पता होगा कि भाई जापान है वो इंडिया में 5वां सबसे बड़ा है जो इन्वेस्टमेंट करता है और अब तक का लगभग 34 से $35 बिलियन तो ऑलरेडी कर चुका है। और अभी अनाउंस किया है कि लगभग $42 बिलियन का और इन्वेस्ट करने वाला है। दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे जैसे भाई जापानीज़ करेंसी में लगभग भाई बोला जाता है कि $3.5 ट्रिलियन के समथिंग है। यान करके है, जापानी की जो करेंसी है वो यान है। 3.5 ट्रिलियन करके तो भाई पहले से ऑलरेडी जो 35-36 बिलियन है वो है हो चुके हैं। अब जो ये इन्होंने 42 जो बिलियन का बोला है, ये जो होने वाला है ये 5 ट्रिलियन यान के समथिंग है। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जापान लेकर के आ रही है और ये जापान की गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, ठीक है, ना कि जापान की प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से। क्योंकि जापान की जो प्राइवेट कंपनी है जैसे भाई होंडा हुई, सुजुकी हुई और पैनासोनिक हुई, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में ऑलरेडी काम कर रही हैं और अलग से वो इन्वेस्टमेंट लेकर के आती हैं। उनका अलग से इन्वेस्टमेंट होता है और अभी भाई अलग से इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 2000 से 2021 तक, 2000 से शुरुआत की थी और अब तक जापान ने लगभग 36.36 बिलियन US डॉलर इतने का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंडिया में कर चुका है। और अब इंडिया में अब $42 बिलियन का और इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और इंडिया में जो निवेश आता है इसमें सबसे ज़्यादा आता है उस रसिया से, ठीक है, नो नॉट सॉरी, रसिया से नहीं, वहाँ से यूएसए से आता है। सबसे ज़्यादा जो निवेश इंडिया में आया है वो सिर्फ यूएसए से आता है। और भाई जापान का नाम है, तीसरे चौथे नंबर पर जापान का नाम आता है। और जापान का इन्वेस्टमेंट में अब क्या पता भाई सबसे नंबर 1 भी पहुँच जाए, क्योंकि अभी 42 बिलियन का 5 साल में होने वाला है, आने वाले 5 साल में। और ये जैसे कि भाई ऑलरेडी भाई हमारे जो मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है उसमें ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो इसके जो 36-35 बिलियन 2000 से अब तक चलते हुए 2014 में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जापान की जो गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज तो करेगी भाई इस काम को जल्दी से निपटाओ। और आने वाले में क्या करने वाले हैं भाई, जो 6 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड। और ये कहाँ कहाँ पर है, मेन जो अपनी मेजर सिटीज़ है ना, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, इनमें होने वाला है। मेट्रो सिटीज़ में 6 नई मेट्रो रेल लाइन्स बनाई जाएंगी। और उसी के साथ जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब आप को पता होगा कि भाई वेस्टर्न हमारा जैसे बॉम्बे से और दिल्ली को जोड़ने, मतलब जितने भी यहाँ पर जैसे जहाँ दिल्ली से, नोएडा से, यहाँ से जितने फैक्ट्री हैं वहाँ से डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। इसलिए जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, तो उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि भाई जापान की जो प्राइवेट्स कंपनीज़ होती है जैसे सुजुकी, इंडिया की भाई आपको पता होगा कि सुजुकी लगभग आप घर से बाहर कभी भी निकलते होगे तो हर जगह देख सकते हो कि मारुति सुजुकी की कोई ना कोई कार आपको चलती हुई ज़रूर मिल जाएगी। तो वो भी 1.3 बिलियन का
US डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेकर के आने वाला है इसी साल, ठीक है। और जो ये जापान के द्वारा ये आने वाले 5 सालों का इन्वेस्टमेंट है कि 42 बिलियन का डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले 5 साल में। इसी के साथ भाई हमारे जापान के साथ भाई इसमें रिलेशन भी चलते हैं, किसमें, हमारे ये स्पेस मिशन जितने भी होते हैं उनमें मोस्टली, जैसे अभी चांद पर हमारे इसरो और जापान की जाक्सा, इनके द्वारा भेजा जाने वाला है लूपैक्स मिशन करके। इसमें हमारे जो इंडिया का है वो लूनर होने वाला है और जो जापान का रोवर होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ANI की तरफ से न्यूज़ अनाउंस की गई थी कि वह जो प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा है जो जापान से हैं वो ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं और उनकी तरफ से प्लान अनाउंस किया गया है और आज ही अनाउंस किया गया है, क्योंकि अब 2 दिन की यात्रा पर वो इंडिया में आए हुए हैं। और जापान के साथ हमारे टाइज बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों इसी बीच में अपन ध्यान दें तो भाई रसिया और यूक्रेन का वार और चल रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है ज़रूर, क्योंकि सभी नाटो कंट्रीज़ हैं, ये नाटो जापान है। मतलब एक तरीके से स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि भाई US ने प्रेशराइज करके जापान को भेजा हो कि भाई इंडिया को एक तरीके से कोशिश करो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे तो आप थोड़ा रसिया का इतना पक्ष मत लो, रसिया से तेल भी खरीदते जा रहे हो और जापान यूक्रेन युद्ध में। दोस्तों आपको पता होगा कि भाई जो रसिया है वो यूरोप से लेकर के इधर जापान तक फैला हुआ है, मतलब पूरा एशिया कट कर देता है ये, ठीक है। यूरोप में भी फैला हुआ है। यहाँ पर एक तरफ तो भाई यूक्रेन में उसके साथ युद्ध चल रहा है और इधर जापान के साथ भी इसका विवाद है, ठीक है। रसिया का हमेशा जापान के साथ विवाद है, इसलिए जापान और रसिया की कभी आपस में मतलब कभी बनती नहीं। और कुछ विचारधाराओं का भी हो सकता है, लेकिन हाँ दोनों में मतलब जब से 1945 में बम गिराया था अमेरिका ने, तब से अमेरिका के यहाँ पर सेना है, और जब कोल्ड वार चला था तो दोनों के बीच में युद्ध हो गया था। और जब युद्ध गिरवाया, जो बम गिरे थे ना, तो जापान ने जितनी भी, जैसे भाई कोरिया में इनकी सेना थी, जापान की जहाँ जहाँ पर भी सेना थी सभी वापस बुला ली थी यहाँ पर जापान में ही। और इसी कारण से जो भाई जापान के नॉर्थ में, मतलब रसिया के जो साउथ में कुछ द्वीप थे, उस द्वीपों के नाम जैसे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इतुरीप, कुंस्केर करके, सातकन और 4-5 द्वीप थे, उनमें मतलब वहाँ पर जापान की मिलिट्री थी पहले से। लेकिन जब ये बम, परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, तो उस टाइम पर जापान ने अपनी सभी मिलिट्री को बुला लिया था अपने जापान में। साउथ कोरिया तो भाई डिफरेंट कंट्री, मतलब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, तो ये तो अलग से कंट्री बन गए थे, इनको तो भाई देश के मान्यता मिल गई थी। लेकिन जो 4 द्वीप थे उस पर रसिया आकर के अटैक करके और रसिया ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयड कर दी, ठीक है। अब रसिया वहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे जो ये लिख रखा है ना, जैसे ये 4 द्वीप को आपके नाम लिख करके दिखा रखा है, यहाँ पर रसिया बैठा हुआ है और नीचे ये जापान है, ठीक है। अब ये जापान के मतलब जड़ में बैठा हुआ है, इसलिए जापान छोड़ सका है और रसिया कहाँ से फैला हुआ है। और अभी भी ये विवाद चल रहा है कि भाई जापान, जैसे भाई रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन उसी बीच में जापान, उसकी रसिया की कुछ मिलिट्री यहाँ पर भी डिप्लॉयड है, ठीक है। रसिया ने खूब इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पर भाई, बहुत सारे अच्छे अच्छे वो बना दिए यहाँ पर, मतलब हेलीपैड बना दिए गए और मिलिट्री को अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया इस एरिया में, ठीक है। ये 4 द्वीप आप देख सकते हो कि भाई 1945 में USSR ने ऑक्यूपाई, मतलब यहाँ पर कब्जा कर लिया था। और 1885 में 1855 था ना, उस तक यहाँ तक जापान फैला हुआ था, देख लो, ठीक है। जापान वहाँ तक पहुँच गया था 1875 वाली ट्रीटी तक, लेकिन इसने 1855 वाली ट्रीटी अपनाई, फिर यहाँ पर 1945 में यहाँ तक, मतलब अमेरिका ने जापान को इतने छोटे से एरिया में समेट दिया था, जो किसी टाइम पर दुनिया की एक सुपर पावर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन आज भी सुपर पावर के रूप में पैसों के मामले में, लेकिन आप कह नहीं सकते। जापान का रसिया का विवाद चलता रहता है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। और जापान, ये रसिया की मिलिट्रीज यहाँ पर डिप्लॉयड है और जापान को हमेशा वार्निंग मिली रहती है। अभी चाइना की तरफ से भी वार्निंग आई है कि भाई जापान उसको, जो यहाँ की साउथ चाइना सी की और चाइना सी की जो पैसिफिक ओशियन में जो भी शांति है उसको बरकरार नहीं बनने दे रहा, मिलिट्री में एडवांस कर रहा है ये चीज़ चाइना की तरफ से हमें आने लगी अभी। यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर दोस्तों, इनको ये जो चारों द्वीप है इनको कैरोल द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर में है और प्रशांत महासागर में है और ये यहाँ पर फैले हुए हैं। और जापान से मतलब एक सिक्योरिटी इशू है, जैसे हमारे लिए जापान के सिक्योरिटी और वह एक तरीके से मान शान गरिमा वाला सिस्टम होता है ना, जैसे हमारे लिए जम्मू कश्मीर है, भाई जम्मू कश्मीर के लिए हम लड़ मर सकते हैं, उसी तरीके से जापान भी इनके लिए लड़ मर सकता है, ठीक है। इसलिए जापान ने अभी भाई अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और बहुत सारे सैंक्शन रसिया पर थोपे हैं भाई, ठीक है। रसिया पर बहुत सारे सैंक्शंस थोपे हैं G23 में मिल करके, ठीक है। और जो जापान की लोकल पॉपुलेशन है, लोकल जो लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट कर रही है रसिया के खिलाफ। जापान की राजधानी टोक्यो में रसिया के खिलाफ वो भी चले थे, प्रोटेस्ट भी चले थे जापान इसके रसिया के खिलाफ, रसिया ने जो भी इन्वेजन किया था उसके खिलाफ। तो आप देख सकते हो कि जापान मतलब एक तरीके से रसिया का कट्टर दुश्मन है, पहले भी था अभी भी है। जापान में और रसिया में कभी भी आज तक रिलेशन नहीं हुआ और इन द्वीपों का सोल्यूशन करने के लिए हर बार बैठते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल गया था। रसिया पीछे जाने वाला नहीं है और जापान
मतलब मानने वाला नहीं है। एक तरीके से ये चल रहा है कि रसिया पीछे जा नहीं रहा है, जापान मान नहीं रहा है कि भाई हमें तो वो द्वीप चाहिए। हाँ, एक हुआ था कि भाई 2 द्वीप दिए थे, जिसमें से मतलब रसिया ने सिर्फ 7% एरिया इनको दिया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। इसी के साथ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।